फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं और आप सभी को पता है कि आप सभी का जो एग्ज़ाम है बहुत ही जल्द होने वाला है। जनवरी लास्ट में या फेब फर्स्ट वीक में होने की संभावना है। और अगर जनवरी लास्ट में होगा आप लोग का एग्ज़ाम तो दिसंबर एंड तक आपको एक नोटिस मिल जाएगी कि हाँ, आप लोगों का एग्ज़ाम जनवरी लास्ट में होगा। इसीलिए आप लोग परेशान मत होइए, अपनी तैयारी करिए। जनवरी में नहीं अगर एग्ज़ाम हुआ तो फेब में होगा। एग्ज़ाम तो होना ही है ना, तो 7 पेपर है, ऐसा नहीं है कि सारे बच्चों का 7 का सातों पेपर स्ट्रांग है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और होगा उन्हीं बच्चों का जो पढ़ रहे होंगे, तो उनको तो कहने की ज़रूरत नहीं कि बेटा आप तैयारी कर लीजिए। तो जिन बच्चों की तैयारी नहीं है और इंग्लिश हुआ, साइंस हुआ, मैथ हुआ, तो वे बच्चे ऐसा है कि अभी से पढ़ना, चीज़ें स्टार्ट कर दें पढ़नी। क्योंकि अगर आप कुछ चीज़ें तैयार करके रखेंगे तो आप टेंशन फ्री रहेंगे एग्ज़ाम टाइम में। नहीं तो लास्ट के 10 डेज़ में जल्दीबाजी में तैयारी नहीं हो पाती है अच्छे से और बच्चों का बैक लग जाता है। तो ऐसा मत करिए, चीज़ों को पढ़ते रहिए और आप हमारी क्लास को कंटिन्यू देखिए। मैं एक ही वीडियो डाल रही हूँ इस टाइम। इसमें मैं क्या कर रही हूँ कि कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को ले रही हूँ जो प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं, साथ में ही वेरी शॉर्ट प्रश्नों को ले रहे हैं। इससे कम समय में आपको 2 चीज़ें पढ़ने की मिल रही है। एक तो आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिल रहे हैं, साथ में आपको अति लघु प्रश्न भी मिल रहे हैं। कल हम लोगों ने नवीन प्रयास के कुछ प्रश्न किए थे, आज हम लोग प्रारंभिक शिक्षा के करेंगे। हम लोगों ने साइंस के भी ऐसे किए हैं। आज मेरी इस जो मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है, आज तीसरी क्लासेस में हम लोगों ने पहले साइंस को देखा था, फिर हम लोगों ने नवीन प्रयास देखा, आज हम लोग प्रारंभिक शिक्षा करेंगे। ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें लेके आऊँगी और वही चीज़ें लेके आऊँगी जो आप सभी के लिए ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि फालतू की चीज़ें होंगी। आपके एग्ज़ाम के लिए जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं बस वही चीज़ें रहेंगी। साथ में आप लोग PYQ ज़रूर देखिए। मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है। हाँ, हमने आप सभी को 23 का कराया है, 22 का कराया है, 21 में कोई पेपर नहीं हुआ था, 20 का कराई हूँ, 19 का कराई हूँ, साथ में 18 का भी कर। और मैंने आप सभी से कहा था कि अगर आप लोग कहेंगे तो मैं 17, 16 सभी का प्रीवियस ईयर प्रश्न करा दूँगी सॉल्व। बट आप लोगों का कोई रिप्लाई नहीं आया, इसलिए मैंने नहीं कराया। क्यों? बच्चे ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। लेकिन अगर आप लोगों ने इन 4-5 सालों का भी अच्छे से कर लिया तो आप लोगों का बैक नहीं लगेगा और आपके एग्ज़ाम में फंसेगा ज़रूर यहाँ से कुछ चीज़ें। स्टार्ट करती हूँ मैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन भी दबा लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए हमारे क्लास का। और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम आने वाला है। 1000 चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा होगा फर्जी का, कोई जानकारी की चीज़ें उसमें नहीं होंगी, बट आप लोगों ने कर रखा है तो एक चैनल ये भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपका कुछ भी नहीं जाने वाला है। हाँ, बस थोड़ा आपको बार बार ये दिखने लगेगा कि हाँ, ये आपके लिए ज़रूरी है, आपको पढ़ना चाहिए। बस इसके अलावा कुछ फर्जी या फालतू की चीज़ें नहीं होंगी आपके सब्सक्राइब कर लेने से। स्टार्ट करती हूँ फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्या है कि एमिल पुस्तक के लेखक कौन है। ये आपके एग्ज़ाम के लिए इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि क्या बात करूँ। मतलब हर बार एक एमिल और एक दिव्य शपन पुस्तक के लेखक कौन है, आप लोग इसको कमेंट में हमें ज़रूर बताइए क्योंकि ये 2 पुस्तक हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछते हैं। एमिल पुस्तक मैं आप लोगों को बता रही हूँ, दिव्य शपन आप लोग कमेंट में बताइए। एमिल पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो एमिल पुस्तक के जो लेखक हैं वो रूसो हैं। कौन है? रूसो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री नहीं है। बात करें आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री नहीं है, कह रहा है कि आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री नहीं है, तो मारिया मांटेस्की जो है ये आपके आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हूँ, शिक्षा विकास एवं विकास करना तथा अभिवृद्धि करना ही शिक्षा का जीवन है। अभिवृद्धि करना ही जीवन है। क्या कह रहा है कि शिक्षा विकास है एवं विकास करना तथा अभिवृद्धि करना ही जीवन है। ये किसने कहा था? तो ये बात करें तो ये जॉन डेवी जी ने कहा था। और ये जो मैं आप लोगों को करा रही हूँ सन 2023 के प्रश्न पत्र हैं। नेक्स्ट, शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रव्रज्या संस्कार होता था। शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रव्रज्या संस्कार कहाँ होता है? तो ये बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति है जहाँ पे शिक्षा देने से पहले उन लोगों का प्रव्रज्या संस्कार किया जाता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्धकालीन शिक्षा पाठ्यक्रम में अपराध विद्या के अंतर्गत नहीं क्या है नहीं पढ़ाया जाता था क्या नहीं पढ़ाया जाता था? तो वहाँ पे नीति शास्त्र नहीं पढ़ाया जाता था। नेक्स्ट, वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ था। बात करें वर्धा में अखिल भारतीय जो आयोजन हुआ था वो किस ईयर? तो 1937 में हुआ था। नेक्स्ट, मुगल काल में उच्च शिक्षा का केंद्र क्या था? क्या है कि मुगल काल में उच्च शिक्षा का केंद्र मकतब था। क्या था? मकतब था। ये मकतब और मदरसे से क्वेश्चन आता है, आप इसको देख लीजिएगा, साथ में मैं आपको बताऊंगी ही। नेक्स्ट, बाल देवो भवा यह शैक्षिक विचारधारा किसकी थी? बाल देवो भवा यह शैक्षिक विचारधारा किसकी थी? तो ये गीजूभाई बधिगा की थी। नेक्स्ट, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी को पता होगा 22 अप्रैल को। युग धर्म कहा जाता था। युग धर्म किसे कहा जाता था? तो परिवर्तनमान मूल्यों को भी और शाश्वत मूल्यों को, और दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिव्य शपन पुस्तक के लेखक कौन है? गीजूभाई बधेगा। कौन है? गीजूभाई बधेगा। ये थोड़ा धुंधला सा हो गया है। नेक्स्ट क्या है कि संविधान किस भाषा की राजभाषा को दर्जा दिया गया है? संविधान में किस भाषा को? तो हिंदी को दिया गया था। दूरवर्ती शिक्षा को कहते हैं। दूरवर्ती शिक्षा को क्या कहते हैं? तो पत्राचार शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, ये दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षा दो मुखी प्रक्रिया है, किसने कहा था? अगर बात करें शिक्षा दो मुखी प्रक्रिया है, किसने कहा था? एडम्स ने कहा था। लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता की शासन व्यवस्था है, ये किसने कहा? ये कहा था अब्राहम लिंकन ने। चीज़ों को मैं बोल रही हूँ, थोड़ा आप देख लीजिएगा, और मैं PDF इसकी सही से प्रोवाइड करा दूंगी, इसलिए आप लोग परेशान मत होइए। आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? अगर बात करें आदर्शवाद का जो श्रेष्ठ योगदान है किस क्षेत्र में है? आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान उद्देश्य में है। आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन कौन से थे? बात करें आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक, तो प्लेटो है, सुकरात है, कांट है, हीगेल है, वार्केले हैं। भारत की पहली शावक फिल्म थी। भारत की पहली शावक फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। बौद्धकालीन शिक्षा में उपसंपदा संस्कार कितने वर्ष में होता है? 20 वर्ष में। शिक्षा वह है जो जीवन को संपूर्ण सत्ता के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। यह विचार किसका है? यह विचार स्वामी विवेकानंद का है। निम्नलिखित में से कौन सा दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है? बात करें तो इसमें समय व स्थान का बड़ा महत्व है। पूछा था कि नहीं आता है, आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, और जहाँ पे नहीं आ जाए वहाँ पे पहले आप अंडरलाइन कर लीजिए, क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ लीजिए, उसके बाद आप ऑप्शन को पढ़िए और सही आंसर को क्लिक करिए, क्योंकि ऐसा है नहीं वाले क्वेश्चन में गलतियाँ बहुत हो जाती हैं। नेक्स्ट, गांधी जी ने बालकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए कितनी शिक्षण पद्धति दी थी? शिक्षण पद्धतियों पर ज्ञान दिया था या बल दिया था? तो उन्होंने 4 शिक्षण पद्धतियों पर बल दिया था। प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा नामक पुस्तक किसने लिखा था? प्राथमिक भाषा में अगर बात करें तो गीजूभाई बधेगा ने किया था। नेक्स्ट, शिक्षण में आत्मा, उदाहरण, अनुसरण, निर्देशन, अभ्यास व चिंतन का समावेशन कर भिन्न भिन्न पद्धतियों को अपनाने पर किस शिक्षावादी ने बल दिया था? अगर बात करें तो किसने बल दिया था? तो डॉक्टर राधाकृष्ण ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार क्या था? वैदिक शिक्षा का जो प्रमुख संस्कार था वह था उपनयन संस्कार। क्या था? उपनयन संस्कार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी। प्राचीन काल में उच्च शिक्षा किसे प्रदान की जाती थी? राष्ट्रकुलों में प्रदान की जाती थी। उड का घोषणा पत्र कब प्रकाशित किया गया था? तो ये 19 जुलाई 1854 को। राधा कृष्ण आयोग की संस्कृति संबंधित थी। राधा कृष्ण आयोग की संस्कृति संबंधित थी। संस्कृतियां जो है वो किससे संबंधित थी? राधा कृष्ण आयोग की, तो ये उच्च शिक्षा से थी। किससे से? उच्च शिक्षा से। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर एएस राधा कृष्ण थे। परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम साधन है और बालक का प्रथम विद्यालय। यह कथन किसका है? अगर बात करें तो यह कथन पेस्टोलॉजी का है। नेक्स्ट, संगमरमर के पत्थर का जो महत्व मूर्तिकार के लिए है वही आत्मा के लिए है। संगमरमर का पत्थर जो संगमरमर के पत्थर का जो महत्व एक मूर्तिकार के लिए है वही महत्व आत्मा के लिए शिक्षा का है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे लिखा हुआ है उधर शिक्षा का है, मतलब आत्मा के लिए शिक्षा का क्या महत्व है? किसने कहा? किसने कहा था? एडिशन ने कहा था। वर्तमान समय में शिक्षा के कौन कौन से रूप प्रचलित हैं? अगर बात करें तो औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक, इसलिए उपयुक्त तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से शिक्षा के औपचारिक साधन कौन नहीं है? औपचारिक साधन, निम्न में से शिक्षा के जो हैं वो औपचारिक साधन कौन से नहीं हैं? तो परिवार ये आपका अनौपचारिक होता है। क्या होता है? अनौपचारिक होता है। अनौपचारिक। और ये विद्यालय हो गया, पुस्तकालय हो गया, संग्रहालय हो गया, ये क्या है? औपचारिक है। निम्न में से अनौपचारिक साधन कौन से हैं? अनौपचारिक मैंने अभी आप लोगों के लिए बताया कि परिवार और समाज, ये क्या है? अनौपचारिक हैं। धर्म, समुदाय, राज, चलचित्र, टीवी, ये सारे आप सभी क्या होंगे? अनौपचारिक, इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, ऐसी शिक्षा जिसमें निश्चित समय पाठ्यक्रम विद्यालय की आवश्यकता नहीं होती है उसको क्या कहेंगे? तो उसे हम अनौपचारिक शिक्षा कहेंगे, क्योंकि अनौपचारिक शिक्षा में न तो विद्यालय की आवश्यकता है, ना कोई पाठ्यक्रम चाहिए, ना कोई सिलेबस चाहिए। ये क्या है? अनौपचारिक। और जहाँ पे सब फिक्स है वो आपकी कैसी है? औपचारिक शिक्षा। हम लोगों ने सन 2023 के कुछ क्वेश्चनों को देखा जो प्रीवियस ईयर में आए हुए थे और कुछ उसके बाहर का देखा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसीलिए आप चीज़ों को पढ़ते रहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में या 2 दिन में सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं, और एक साथ ज़्यादा चीज़ें पढ़ने से आपके दिमाग से स्किप हो जाती है और क्या होती है कि मिक्सअप भी हो जाता है। लास्ट टाइम में हम जल्दीबाजी में जब चीज़ें अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती है, समझ नहीं होता है, तो हम लोग मिक्सअप करके चीज़ों को लिख देते हैं। बट ऐसा मत करिए, थोड़ा थोड़ा चीज़ें पढ़िए, बहुत ज़्यादा मत पढ़िए, बट हाँ 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट ऐसा करके आप पढ़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं समय निकालने की ज़रूरत है। हाँ, थोड़ा बहुत चीज़ों को देखिए, क्योंकि अगर आप अभी नहीं देखेंगे तो बाद में सोचेंगे भी ज़रूर। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में जिन बच्चों का बैक लग गया है वो सोच रहे हैं, और डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में अगर आप लोगों का बैक लग गया तो आने वाली वैकेंसी से आप बाहर हो सकते हैं। इसलिए वैसे देख लीजिए कि एग्ज़ाम कितना लेट जा रहा है। अगर एग्ज़ाम इतना लेट जा रहा है तो जो 2 साल की डिग्री है वो आप सबको वैसे ही 2.5 से 3 साल में मिलेगी। तो अगर आपका बैक लग गया तो वो डिग्री आपको 4 साल में मिलेगी। ऐसा आप लोग मत करिए, चीज़ें पढ़िए और अच्छे से पढ़िए कि बैक ना लगे। स्टार्ट करती हूँ फर्स्ट क्वेश्चन से। जल संचयन की उपयोगिता बताइए। देखिए, वर्षा का जो जल है का संचयन करके सतही जल प्रदूषण को कम किया जा सकता है। भूजल की गुणवत्ता में सुधार और बाहरी बाढ़ को रोकने हेतु वेगमय जल का
वेगमय जो जल होते हैं का प्रवाह करके मिट्टी के कटाव और बाढ़ के खतरे को हम लोग क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये चीज़ें आप सभी के लिए उपयोगी है कि वर्षा का जो जल है उसको हम लोग संचय भी कर सकते हैं और जल प्रदूषण को भी इससे कम कर, मतलब अगर कहीं भी इकट्ठा पानी हो जा रहा है उससे प्रदूषण हो रहा है, हम लोग किसी भी जगह मतलब थोड़ी थोड़ी चीज़ जगहों में उसको टब या बाल्टी में संचय करें, उसके बाद किसी ऐसी जगह पे उसको फेंक दें जहाँ से प्रदूषण ना हो और कटाव, मतलब जहाँ पानी ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है वहाँ पे हम लोग कटाव कर दे रहे हैं, तो इससे बाढ़ के खतरे भी कम हो जाते हैं और जल की सही उपयोगिता भी हो जाती है, तो इसलिए इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए कौन 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 बिंदु आवश्यक हैं, तो शिक्षार्थियों की पुस्तक और गणवेश देना, मतलब बच्चों के पास पुस्तक होना चाहिए और यूनिफॉर्म होना चाहिए। शिक्षार्थियों के लिए उन विषयों का अध्ययन कराने के लिए प्रोत्साहित करना जिनका वह अध्ययन कर सकते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो तो पढ़ तो सकते हैं बट उनके अंदर मोटिवेशन की कमी होती है, तो उन्हें थोड़ा मोटिवेट करना कि बेटा आप कर सकते हो, बेहतर कर सकते हो, थोड़ा उनको ऐसा करना चाहिए कि बच्चे अपने में हीन ना फील करें कि नहीं मुझसे नहीं होगा। नेक्स्ट, बाल श्रमिक बनने का प्रमुख कारण, बाल श्रमिक अगर आप कोई भी बच्चा बन रहा है तो या तो वह गरीब घर से होगा या तो वह निर्धन होगा, है ना, गरीब होगा, गरीब निर्धन एक ही हो गया। गरीब है, कमज़ोर, निर्धन नहीं है, मतलब गरीब है, आर्थिक रूप से कमज़ोर है या उससे कोई प्रताड़ित कर रहा है, मतलब किसी न किसी वो मजबूरी के ही कारण से उसको ज़रूरत, अपनी ज़रूरतों के कारण वो बाल श्रमिक बन रहा है। बाल श्रमिक बनने का मुख्य कारण गरीबी है। इसके अतिरिक्त किशोरों युवाओं के लिए धनार्जन के लिए उपयुक्त अवसरों का ना होना भी महत्वपूर्ण कारण है। सॉरी। फ्रॉबेल में शिक्षण पद्धति को स्पष्ट कीजिए। तो फ्रॉबेल की शिक्षण पद्धति में खेलों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। फ्रॉबेल के अनुसार बालक की आत्म क्रिया खेल द्वारा विकसित होती थी, अतः बालकों को खेल के द्वारा ही शिक्षा दी जानी चाहिए। ये सब सन 2023 के रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब आए हुए क्वेश्चन है। फ्रॉबेल का कहना था कि बच्चा जितना खेल खेल में सीख सकता है उतना बच्चों को ऐसे मतलब बांध के नहीं सिखा सकते, इसलिए बच्चों को कुछ भी सिखाना है तो खेल के माध्यम से सिखाइए। उसमें बच्चे क्या होते हैं, ज़्यादा एट्रैक्टिव होते हैं और चीज़ों को ज़्यादा जल्दी सीखने की कोशिश करते हैं। प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था का नाम बताइए। प्लेटो ने अकादमी नामक संस्था की स्थापना की थी, जिसे प्लेटनिक अकादमिक अथवा अकादमिक स्कूल भी कहा जाता है। नेक्स्ट, पर्यावरण संरक्षण में विद्यालय की दो भूमिकाएं। विद्यालय के पुस्तकालय में पर्यावरण शिक्षण से संबंधित साहित्य की उपलब्धता होनी चाहिए और विद्यालय में प्रकृति वातावरण के महत्व की उपयोगिता बारे में विद्यार्थियों को बताना चाहिए। देखिए, पर्यावरण का होना स्कूल में बहुत आवश्यक है, क्योंकि पर्यावरण से बच्चे, एक तो उनके पास एक नेचुरल इन्वायरमेंट मिलता है, हरा भरा रहता है। अगर पर्यावरण, आप कभी भी देखिए कि अगर आप धूप में जा रहे हैं और अगर आपको कहीं पेड़ का छाया मिल जाता है तो आप लोगों को कितना अच्छा फील होता है। अगर पर्यावरण रहे ही ना, ऐसा इन्वायरमेंट रहे ना, तो आप लोगों को कितनी दिक्कत होगी। इसलिए हमारे अगल बगल अच्छे इन्वायरमेंट का होना बहुत आवश्यक है। हमें खुद से भी पेड़ पौधे लगाना चाहिए, जिससे हरा भरा माहौल रहे और हमें ज़रूरत पड़ने पे ऑक्सीजन मिल सके। धूप, अगर आप बहुत ज़्यादा भी धूप के समय में जा रहे हैं तो थोड़ा छाँव की भी आवश्यकता होती है। आजकल के देख रहे हैं कि पेड़ कहीं रह ही नहीं जा रहा है। अगर आपको छाँव की ज़रूरत पड़ती है तो आप परेशान हो जाते हैं। स्त्री शिक्षा के विषय में प्लेटो का क्या मत था? तो स्त्री शिक्षा के विषय में प्लेटो का मानना था कि स्त्री पुरुष दोनों को शिक्षा देनी चाहिए, अतः इसी मान्यता के अनुरूप समान शिक्षा की व्यवस्था भी की गई थी। नेक्स्ट, भूमंडलीकरण को परिभाषित कीजिए। भूमंडलीकरण के अंतर्गत स्थानीय संस्कृति की विशेषताएं वैश्विक वैश्विक विशेषताओं के साथ मिश्रित की जाए, मतलब जो स्थानीय वैश्विक की क्या है विशेषताएं हैं उनके साथ मिश्रित की जानी चाहिए। अर्थात इस प्रक्रिया में विश्व भर में देश और संस्थाओं के मध्य संस्कृति, आर्थिक, राजनीतिक और तकनीकी संबंधों में समन्वय स्थापित करना चाहिए। इनका कहना ये है कि जो हमारी स्थानीय संस्कृति है और जो विश्व की है, मतलब हमें आपस में दोनों को मिला के ऐसी कार्यक्रम को ऐसा करना चाहिए, संस्कृतियाँ स्थापित करना चाहिए, समन्वय करना चाहिए, जिससे हम उसके बारे में जान सकें और लोगों को भी समझा सकें।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लैंगिक समानता से आप क्या समझते हैं? लैंगिक समानता का अर्थ है कि पुरुष और महिला के समस्त अधिकार, अवसर, जिम्मेदारियां और शिक्षा समान रूप में हो। नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद के अनुसार जन शिक्षा क्या है? स्वामी विवेकानंद के अनुसार जन शिक्षा जन साधारण को जीवन संघर्ष के लिए तैयार करना ही शिक्षा है, ऐसी हो जिसमें बालक शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से अपना विकास कर सके। आप सभी चीज़ों को पढ़िए। आप लोगों के एग्ज़ाम की डेट आने के बाद कभी भी एग्ज़ाम की डेट आ सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकती है। और अगर आप लोगों का एग्ज़ाम अभी आ जाए डेट, तो आप लोग जल्दीबाजी में चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ेंगे, पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो अभी से थोड़ा सीरियस हो जाइए, चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आप लोगों का एग्ज़ाम जनवरी में अगर नहीं भी हो रहा है तो फरवरी में तो होना ही है ना। फरवरी में नहीं होगा तो मार्च में होगा, अब इससे ज़्यादा लेट क्या ही जाएगा। उपनयन संस्कार से आप क्या समझते हैं? यह बौद्धकालीन शिक्षा के अनुसार उपनयन का शाब्दिक अर्थ है। उपनयन संस्कार का अर्थ है शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु के पास ले जाना। बस आप इतना याद रखिए कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु के पास ले जाना। मल्टीमीडिया क्या है? मल्टीमीडिया देखिए कि ये सन 2023 के ही क्वेश्चन हैं, इधर उधर के नहीं हैं। आधुनिक समय में मल्टीमीडिया वास्तव में सूचनाओं के आदान प्रदान को बेहतर बनाने हेतु अधिकतम तकनीकों के प्रयोग का सूचक है एवं इसमें डिजिटल वीडियो, ग्राफिक, ऑडियो, 3D एनिमेशन, इंटरनेट कंटेंट, इंटरेक्टिव कार्यक्रम आदि विविधताओं का उपयोग भी समाहित रहता है। स्पष्ट है कि मल्टीमीडिया वस्तुतः विभिन्न प्रकार की माध्यम, श्रव्य, दृश्य, पाठ तथा चित्र आदि का एक उपयोगी संयोजक है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अधिक प्रभावी बनाने के लिए मल्टीमीडिया अत्यंत सफल सिद्ध हुआ। मतलब मल्टीमीडिया क्या है? मल्टीमीडिया सूचनाओं और आदान प्रदान को एक बेहतर बनाने का एक माध्यम है ना। माध्यम ही तो है। इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाओं को आदान प्रदान कर सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मल्टीमीडिया मेरे अकॉर्डिंग तो एक माध्यम है। आधुनिक समय मल्टीमीडिया वास्तव में सूचनाओं को आदान प्रदान बेहतर बनाने हेतु अधिकतम तकनीकी के प्रयोग का सूचक है। तो वही सूचक या माध्यम एक ही तो हुआ। 1 नंबर में आप इतना लिख देंगे बहुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य से क्या अभिप्राय है? IL कैंडल के अनुसार राज्य की परिभाषा एक सुसंगठित राजनीतिक समुदाय के रूप में दी जाती है, जिसके साथ सरकार होती है तथा जिसे लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुनियादी शिक्षा का क्या अर्थ है? बुनियादी शिक्षा का आरंभ किसने किया था? भारत के स्वतंत्र आंदोलन के समय गांधी जी ने सबसे पहले पूछता भी कि बुनियादी शिक्षा किसने दिया। यह आपके ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि बुनियादी शिक्षा किसने दिया, तो आप याद रखिए कि बुनियादी शिक्षा महात्मा गांधी जी ने दिया था। क्या है? गांधी जी ने सबसे पहले बुनियादी शिक्षा की कल्पना की थी। आज उसे विश्वविद्यालय स्तर पर फाउंडेशन कोर्स कहा जाता है। इसकी पृष्ठभूमि में गांधी जी की बुनियादी शिक्षा यानी बेसिक शिक्षा से थी। उनका मानना था कि बालक शिक्षा प्राप्त करते समय व्यवसायपरक भी बने और जीविकोपार्जन करना भी सीखे। हस्तकला और हस्तपरक शिक्षा किसने के बारे में पूछता है, ऐसे कुछ रहता है कि हस्तपरक शिक्षा के बारे में किसने बात की, तो अभी गांधी जी ने ही बात की। मदरसा से किससे संबंधित है, कुछ ऐसे हैं चीज़ें स्किप हो रही है माइंड से। इसके आगे जो बचे हैं क्वेश्चन मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। इसमें क्या होगा कि कुछ ऑब्जेक्टिव चीज़ों को मैं लूँगी, कुछ वेरी शॉर्ट प्रश्नों को लूँगी और चीज़ों को आपको कराऊंगी। मैं आप सभी से बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आप चीज़ें थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनकी इंग्लिश कमज़ोर है, मजाक नहीं, ये बात सच है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका मैथ्स कमज़ोर है।
तो वो बच्चे अगर अभी 20 मिनट इंग्लिश को और 20 मिनट मैथ को देंगे तो उनका कुछ नहीं जाएगा। भले ही 20-20 मिनट आप अगर यहाँ दे रहे हैं, 1 महीने अगर आपने दे दिया तो हाँ जो बच्चे सोच रहे हैं कि मेरा किसी तरह 12 आ जाए, तो उनका किसी तरह 12 नहीं आता है, वो 12 से सीधे 20 पहुँच जाते हैं। अगर आप 20 नंबर 25 में लेके आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छा नंबर आपका होगा और आप इस टेंशन में नहीं रहेंगे कहीं मेरा बैक ना लग जाए। क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चे देने के बाद पेपर यही सोच रहे थे संस्कृत में और किस में, संस्कृत में ज़्यादातर बच्चे सोच रहे थे, मैथ में सोच रहे थे, है ना, साइंस में सोच रहे थे। ये सब्जेक्ट ऐसे थे जिनमें बच्चे सोच रहे थे कि मेरा बैक ना लगे और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका बैक लगा भी है इन्हीं 3 सब्जेक्ट में। तो आप ऐसी गलती मत करिए। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप सारे सब्जेक्ट पढ़िए, बट जो सब्जेक्ट आपको कठिन लग रहा है उस सब्जेक्ट को आप पढ़िए। मेरे कहने से मत पढ़िए, आप खुद के लिए पढ़िए, क्योंकि बैक आपका लगेगा, मेरा नहीं लगेगा। चीज़ें आप बाद में बैठ के सोचेंगे, आपको पछतावा खुद से होगा। तो आप ऐसा मत करिए कि आपको खुद से पछतावा हो। आप चीज़ों को कंटिन्यू देखिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। साथ में मैंने प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र कराया है, अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। आप वहाँ से सन 2023 के और 22 के प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्रों को एक बार देखिए। मैंने इंग्लिश का भी कराया है, सारे सब्जेक्ट का मैंने कराया, आप वहाँ से देखिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाया करे। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।